अर्जुन सुबह से गांव के तालाब में जाल फैलाए बैठा था, मगर शाम तक उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। वो थका हुआ आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आज एक भी मछली नहीं फंसी। अरे क्या मेरे परिवार को आज फिर से भूखा सोना पड़ेगा क्या? मेरी बूढ़ी माँ और पिता इंतजार कर रहे होंगे कि मैं अनाज लेकर घर वापस आऊंगा। मेरी बूढ़ी माँ चूल्हे पर लकड़ियाँ जलाए बैठी होगी कि कुछ पकाएगी, फिर सब मिलकर खाएंगे। हाँ। अगले ही पल अर्जुन का जाल थोड़ा सा भारी हुआ और उसने जैसे ही जाल को बाहर खींचा, उसमें केवल 2 मछलियां फंसी हुई दिखीं। हाँ, चलो कम से कम आज के अनाज का इंतजाम तो हो ही गया। कुछ ना से तो यही बेहतर है। चलो। अर्जुन मछलियों को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन रास्ते में ही पहुंचा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति उसके सामने आ गया। अर्जुन, अरे 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 भाई, रुको रुको रुको, कहाँ है ये? कहाँ तेजी से भगे जा रहे हो? ए भैया, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। अब सीधी तरह से ये बताओ कि मेरा कर्जा कब वापस करोगे? हैं? बोलो, अरे बोलो भाई, देख क्या रहे हो, बोलो। बात ये है काका कि मेरा धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। मेरे जाल में मछलियां भी नहीं फंस रही। पर चिंता न कीजिए, मैं बहुत जल्दी आपके सारे पैसे चुका दूंगा। जब तेरे बूढ़े माँ बाप बीमारी और तंगी से जूझ रहे थे ना, तब मैंने तुझे कर्जा दिया था। तब तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब चुकाने का समय आया तो ये गीदड़ की तरह हाथ जोड़ के खड़ा है। बड़ा आया, चुका दूंगा दूंगा नहीं, चुका देना, नहीं तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। बात करता है। वो व्यक्ति क्रोधित होकर वहां से चला गया और अर्जुन भारी मन से अपने घर की ओर लौट गया। अर्जुन घर पहुंचा तो वहां उसके बूढ़े माता पिता उसकी राह देख रहे थे। अर्जुन, तेरे पीछे पीछे कर्जदार यहाँ आए थे, तुझे बुरा भला बोल रहे थे और बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अरे ऐसा कब तक चलेगा बेटा? क्या हम यूं ही अपमान सहते रहेंगे क्या? आखिर तू सबका कर्जा चुका क्यों नहीं देता है? अब क्या बताऊं बाबा, जब आप और माँ बीमारी से घिर गए थे ना और हमारी हालत बिगड़ गई थी, तब मैंने गांव के बहुत लोगों से कर्जा लिया था। उस समय मेरे जाल में मछलियां बहुत फंसती थी। मैंने सोचा था कि कर्जा लूंगा, फिर मछली बेच बेच कर सबका चुका दूंगा, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे जाल में मछलियां फंसी नहीं रही हैं। अब क्या करूं? मछुआरा हूं मैं, इसके अलावा कोई और काम भी नहीं जानता। हाँ, चलिए, लेकिन आप दोनों चिंता न करिए, मैं कोई न कोई उपाय जरूर करूंगा और इन सब का कर्जा चुका दूंगा। कौशल्या कुछ नहीं बोली और अर्जुन का बूढ़ा पिता चुपचाप लेटा रहा। अगले दिन अर्जुन जैसे ही घर से बाहर निकला, तभी गांव के जमींदार का नौकर उसके सामने आ गया। अर्जुन, ओ भाई अर्जुन, तुम्हें गांव के जमींदार साहब ने बुलाया है। हुजूर ने याद किया है, चलो। अर्जुन चुपचाप जमींदार के नौकर के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन जमींदार की हवेली के अंदर खड़ा था। आओ अर्जुन, आओ। हाँ भाई, देखो, ऐसा है कि तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब कोई कर्जदार यहाँ आकर तुम्हारी शिकायत ना करता हो। क्यों भाई, ये बताओ कि आखिर तुम उन सब का कर्जा कब चुकाओगे? हैं? मैं बहुत जल्दी चुका दूंगा जमींदार जी, आप चिंता ना कीजिए। चिंता तो तुमको होनी चाहिए बेटा, और मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर सबका कर्जा चुका दो, और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारा मैं धुम तक धुम कर दूंगा बेटा। यानी कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बूढ़े माता पिता को
घर से निकाल दूंगा और तुम्हारे घर को बेचकर सबका कर्जा चुका दूंगा। हाँ। अरे लेकिन जमींदार जी, मैं 10 दिन में इतना कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? ये मैं नहीं जानता बेटा, ये तो तुम जानो। अरे कैसे चुकाओगे, कहाँ से लाओगे, ये तुम्हारे हाथ में है बेटा। अब बस मैं तो इतना जानता हूँ, जल्दी से कर्जा चुकाओ, अपना घर बचाओ, नहीं तो मैं कर दूंगा क्या, दिन तक दिन। जमींदार वहां से चला गया और अर्जुन परेशान हालात में हवेली से बाहर निकल आया। अर्जुन घर पहुंचा और घटना घटना अपने बूढ़े माँ पिता को बता दी। अगर जमींदार ने धमकी दी है तो इसका मतलब हमारा ये घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। हे बेटा, तू गांव के तालाब में ही मछलियां पकड़ता है, क्यों ना आज तू जंगल की किसी झील में जाकर मछलियां पकड़। सुना है कि वहाँ बहुत मछलियां फंसती हैं। है बेटा, एक बार देखा। ठीक है, आप ठीक कह रहे पिताजी। अब मैं कल गांव के तालाब में नहीं बल्कि जंगल के झील में मछलियां पकड़ने जाऊंगा। ठीक है पिताजी, ठीक है। अगले दिन अर्जुन गांव के तालाब में न जाकर जंगल की झील की ओर चला गया। जंगल के भीतर एक बड़ी ही सुंदर झील दिखाई दी, जिसके आसपास सन्नाटा और अजीब सा अंधकार फैला हुआ था। अर्जुन ने उस झील में अपनी मछली का जाल डाल दिया, लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ, हे भगवान, यहाँ भी। अरे मेरी किस्मत को हो क्या गया है। सोचा था यहाँ आकर बहुत सारी मछलियाँ फंसेंगी, लेकिन यहाँ तो एक भी मछली नहीं फंसी। वहाँ तो कम से कम इक्का दुक्का मिल जाती थी। तभी अर्जुन के जाल में एक मछली फंस गई। उसने जैसे ही जाल बाहर निकाला, उस मछली को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो मछली सोने की थी और सोने की किरणों से जगमगा रही थी। हैं? हे भगवान, ये तो सोने की मछली है। बाप रे बाप, इस तरह की मछली तो मैंने कभी ना देखी। अगर इसे बाजार में बेच दूंगा तो बहुत आसानी से मेरा कर्जा चुक जाएगा और इसके तो मुझे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। तभी वो मछली मनुष्य की आवाज में बोली, मुझे छोड़ दे मनुष्य, मुझे छोड़ दे। हाँ, ये क्या? ये मछली तो मनुष्य की आवाज में बात कर रही है। ए भाई, कौन हो तुम? मैं एक मायावी मछली हूँ, इसलिए मनुष्य की आवाज में बोल सकती हूँ। मुझे जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम शायद मेरी आर्थिक तंगी और स्थिति के बारे में नहीं जानती हो। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानी मछली को बता दी। मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। अर्जुन को उस मछली पर दया आ गई। हाँ, ठीक है। मैं अपने सामने किसी को इस तरह तड़पते हुए तो नहीं देख सकता। ठीक है, जाओ तुम, जाओ। अर्जुन ने मछली को पानी में आजाद कर दिया और मछली झील के अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वही मछली झील से बाहर आई। तू बहुत अच्छा मनुष्य है। चाहता तो मेरी बात नहीं मानता, लेकिन तूने मुझे जाने दिया। मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मछली की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और अगले ही पल अर्जुन के सामने एक बहुत ही सुंदर अद्भुत हीरा प्रकट हुआ। अरे ये तो बहुत ही कीमती हीरा है। वाह! हाँ, ये बहुत कीमती है। इसे बेचकर तू अपनी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन तुझे एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? जब लोग तुझसे पूछें कि ये हीरा कहाँ से मिला, तो तू किसी को नहीं बताएगा कि ये मैंने दिया है, और ना ही मेरे बारे में कुछ बताएगा। हाँ,
ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, चाहे कोई मेरे प्राण भी ले ले, लेकिन मैं तुम्हारा रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद। सोने की मछली झील के भीतर चली गई। अर्जुन खुश होता हुआ अपने घर आया और उस दुर्लभ हीरे को अपने माता पिता को दिखाया। जरूर वो कोई मायावी मछली होगी बेटा, लेकिन तूने उसे वचन दिया है। हम दोनों ने तुझे हमेशा सिखाया है कि वचन निभाना चाहिए। हाँ। ठीक है माँ, कल मैं इस हीरे को बेच आऊंगा, उसके बाद सारी समस्या खत्म। अगले दिन अर्जुन हीरे को लेकर जौहरी की दुकान पर गया। हाँ, ये हीरा मुझे बेचना है। ये बताइए, इसके कितने दाम मुझे मिलेंगे? जौहरी की नजर जैसे ही हीरे पर पड़ी, वो बुरी तरह चौंक गया। ना 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 भाई, ना 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 ना, ऐसा हीरा खरीदने की मेरी हैसियत ना है। ए भाई अर्जुन, ये बहुत कीमती हीरा है। ये बताओ, आखिर ये हीरा तुम्हें मिला कहाँ से? अब ये सब छोड़ो चाचा, ये हीरा मेरा ही है। आप बताओ ना कितने का लोगे? अरे मैं कहाँ से लूंगा? इतना इतना जबरदस्त हीरा मैं नहीं खरीद सकता। देखो भाई, इस हीरे को तो केवल महाराज ही खरीद सकते हैं, या फिर हमारे गांव का जमींदार। उनके पास ले जाओ। अच्छा, लेकिन चाचा ये तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से इसके दाम कितने होंगे? अगर तुम 10,000 सोने के सिक्के भी मांगोगे ना इसके, जमींदार बड़े आराम से दे देगा तुमको इसके। हाँ, इससे कम ना मांगना। अर्जुन सीधा जमींदार की हवेली जा पहुंचा। राम राम जमींदार जी। जमींदार जी, ये देखिए, ये बताइए, इस हीरे के कितने दाम देंगे आप? लाओ दिखाओ भाई। अरे वाह 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 वाह, ये तो गजब कीमती हीरा है। ये बताओ, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब जमींदार जी, आप तो इसके दाम बताइए, कितने दाम देंगे? ये तो इसके मैं दे दूंगा। बेटा, तुम्हें इसके 500 सोने के सिक्के मैं दे दूंगा। हाँ, 10,000 सोने के सिक्के से कम में नहीं दूंगा मैं ये। जमींदार ने 10,000 सोने के सिक्कों की पोटली अर्जुन को थमा दी। हाँ, अब गांव वालों का सारा कर्ज मैं चुका दूंगा। अर्जुन वहाँ से चला गया। जमींदार हीरे को देखते हुए बोला, दिन ताक दिन, गजब, वाह, ऐसा हीरा मैं राजकुमार को भेंट करूंगा। खुश हो जाएंगे वो। जमींदार हीरा लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। इधर दूसरी ओर राजा सूरज अपनी पत्नी रानी सौम्या के साथ चिंतित अवस्था में एक कक्ष में बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर गहरी उदासी थी। तभी वहाँ पर उनका पुत्र राजकुमार अशोक आ पहुँचा। पिताजी, आप और माँ किसी गहरी सोच में गुम हैं क्या? क्या बात है? क्या कहें बेटे, आज हमें तुम्हारे बिछड़े हुए भाई की बहुत याद आ रही है, और तुम्हारी माँ भी उसे याद करके रो रही है। आहा, मैं सब कुछ जानता हूँ पिताजी, और मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हमारा एक और बड़ा भाई था, जिसका नाम आपने बड़े ही प्यार से आदित्य रखा था, और उसे महल से कोई चोरी करके ले गया, और फिर आज तक उसका पता नहीं चला। और उस घटना के कुछ वर्षों बाद मैं पैदा हुआ, और मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद मेरा छोटा भाई रतन पैदा हुआ। लेकिन पिताजी, मेरी बात समझिए, होनी को कौन टाल सकता है? देखिए, अब समय आ गया है कि आप और माँ ये बड़े भैया को भूल जाइए, और जो सामने है, यानी कि मैं, अरे हमारे राज तिलक की तैयारी कीजिए पिताजी। अब बकवास बंद करो अशोक, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम तुम्हें राजा नहीं बल्कि
तुम्हारे छोटे भाई रतन को राजा बनाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत बात है पिताजी। पिताजी, मैं बड़ा हूं, इसीलिए राजगद्दी मुझे मिलनी चाहिए। बड़े होने से राजगद्दी नहीं मिलती। राजगद्दी उसे मिलती है जो उसे संभाल सकता है। और जहां तक हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम एक क्रूर और भोग विलास में डूबे हुए राजकुमार हो। तुम्हारे हाथ में सत्ता आएगी तो तुम पूरे राज्य को बर्बाद कर दोगे। इतना कहकर राजा सूरज अपनी पत्नी के साथ वहां से चले गए। चलिए महारानी, आइए। राजकुमार अशोक मुट्ठियां भींचे हुए चुपचाप महल से बाहर आ गया और बगीचे में टहलने लगा। तभी वहां मंत्री आ पहुंचा। आराम से, क्या बात है राजकुमार जी? आज आप ये गुस्से में बगीचे में क्यों टहल रहे हैं? क्या हो गया? अरे मंत्री जी, पिताजी अपनी बात पर अटल हैं और मुझे लगता है कि वो हमें राजा नहीं बनाएंगे। शांति शांति शांति। देखिए राजकुमार, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि चिंता की क्या बात है। इतिहास गवाह रहा है कि सिंहासन के लिए अपनों ने अपनों का खून बहाया है। आप अपने पिता और अपने छोटे भाई को रास्ते से हटा दीजिए। लेकिन कैसे मंत्री जी, कैसे कैसे? बड़ी आसान सी बात है। देखिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, कान इधर लाइए। मैं क्या कहता हूँ कि आप उन दोनों के खाने में जहर मिला दीजिए। दोनों मर जाएंगे और राजगद्दी आपकी हो जाएगी। मंत्री जी, कहना बड़ा आसान है। दरबार के लोग मुझे शक की नजर से देखते हैं और अगर जरा सा भी शक हुआ तो जांच बैठा देंगे और राजगद्दी मेरे हाथ से निकल जाएगी। अरे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास इसका भी एक उपाय है। देखिए, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो साधु के भेष में रहता है। वो दूध या शरबत में अपने जहरीले मंत्र फूंक देगा। बस आप वही दूध या शरबत अपने पिता और अपने छोटे भाई को पिला दीजिएगा। वो कुछ दिनों बाद इस संसार से विदा ले लेंगे और सबको लगेगा कि बीमारी से मरे हैं। ये हुआ ना पक्का उपाय, बीमारी से मौत। ठीक है, तो फिर जाओ, अभी के अभी उस साधु मतलब है तांत्रिक को बुला कर लाओ। जाओ। ठीक है, जो आज्ञा। मंत्री तुरंत वहां से चला गया। तभी एक सैनिक राजकुमार अशोक के पास आ पहुंचा। अतिथि गृह में आपके मित्र जमींदार आए हुए हैं। तुम यहीं रुको, अगर मंत्री किसी को लेकर आए तो उन्हें अतिथि गृह में भेज देना। ये कहकर अशोक महल के खास हिस्से की ओर चला गया। मेरे मित्र, अरे भाई तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। और सुनाओ भाई मित्र, कैसे आना हुआ? अरे बस आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरे ये बड़ा जबरदस्त नमूना है। रुकिए, ये देखिए। जमींदार ने वो हीरा निकाला। राजा बनने के बाद जब आप अपने ताज में इस हीरे को लगाएंगे ना, कसम से कह रहा हूँ, अरे राजकुमार, आपका ताज बेमिसाल बन जाएगा। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। अवश्य, राजा बनने के बाद हम तुम्हें इसकी ऐसी कीमत देंगे जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन पहले हम राजा तो बन जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। अरे क्या मतलब है आपका? मेरे पिता मेरी सच्चाई जान चुके हैं। वो मेरे छोटे भाई रतन को राजा बनाना चाहते हैं। मैं और मंत्री इस योजना में लगे हैं कि कैसे भी करके उन्हें
रास्ते से हटाया जाए। अरे राजकुमार जी, आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। राजकुमार अशोक मुस्कुराने लगा। तभी वहां पर मंत्री एक साधु को लेकर आ गया। तो यही है वो तांत्रिक, क्यों मंत्री जी? हाँ राजकुमार, यही वो तांत्रिक है। ये साधु का चोला पहन कर रहता है। बगड़बम 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 बगड़बम, मैं तुम्हारा काम चुटकियों में कर दूंगा। तुम्हारे पिता और तुम्हारे छोटे भाई को इस तरीके से रास्ते से हटा दूंगा कि वर्षों तक किसी को शक नहीं होगा कि उनकी हत्या हुई है या बीमारी से मौत। तभी साधु की नजर राजकुमार अशोक के हाथ में पकड़े हुए हीरे पर पड़ी। ये बताइए, ये आपके हाथ में क्या है? ये क्या पकड़ रखा है आपने? ये तो हमारे मित्र जमींदार ने हमें भेंट किया है। साधु ने हीरे को हाथ में ले लिया। ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ से मिला ये हीरा? अरे ये मेरा हीरा है, कहाँ से क्या मिला? मेरा है ये। नहीं, ये तुम्हारा हो ही नहीं सकता। ये हीरा पृथ्वी का है ही नहीं। ये तो किसी मायावी नगरी का हीरा है। मेरी जादुई शक्तियों ने इसकी शक्ति को भांप लिया है। बगड़बम 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 बगड़बम। ओम, ये हीरा कहाँ से मिला? मुझे तुम बताओ, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? बताओ। जमींदार ने राजकुमार अशोक की ओर देखा और सारी घटना बता दी। अब ये बात ये है कि हमारे गांव का सबसे गरीब मछुआरा अर्जुन ये हीरा मुझे बेच कर गया है। ये हीरा इस संसार का नहीं है, बल्कि किसी मायावी संसार का है। इसका मतलब अर्जुन उस मायावी संसार के बारे में जानता है। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, अगर मुझे उसका पता मिल जाए तो मैं अपनी शक्तियां और बढ़ा सकता हूँ। सुनो, मुझे किसी भी तरह से ये जानना है कि ये हीरा अर्जुन को किसने दिया? किसने दिया? राजकुमार अशोक गहरी सोच में डूब गया। ये बताओ जमींदार कि अर्जुन ने तुम्हें क्या बताया कि उसे हीरा कहाँ से मिला? अरे मित्र, मैं क्या बताऊं, कसम से कहता हूं मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने बताया ही नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, अर्जुन को बुलवाते हैं। सैनिकों, अर्जुन को लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक अर्जुन को पकड़कर वहां ले आए। प्रणाम, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? देखो, मैं बार बार कोई बात नहीं कहता, एक बार कहूंगा और चुपचाप जवाब देना। हमें सीधी तरह से ये बताओ कि तुम्हें ये हीरा कहाँ से मिला? ये तो देखिए, सही बताऊं, मुझे मेरे घर के आंगन में एक गड़ा हुआ मिला था। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। ये हीरा तुम्हारे घर के आंगन में हो ही नहीं सकता। सच सच बताओ, ये हीरा तुम्हें किसने दिया? बोलो। हाँ, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच बताऊं तो जिसने मुझे ये हीरा दिया है उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊं, और देखिए, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। राजकुमार अशोक क्रोधित हो गया। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, सच सच बता, तुझे ये हीरा किसने दिया? जल्दी बोल। राजकुमार, देखिए, आप मेरी जान भी ले लेंगे तब भी मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। मैं वचन का बड़ा पक्का हूँ। राजकुमार अशोक ने तलवार से अर्जुन पर वार कर दिया। अर्जुन नीचे गिर गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। ये तुमने क्या कर दिया? अब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये हीरा कहाँ से आया था। ये क्या कर दिया तुमने? अरे अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें अपना काम करना है, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो। हीरा कहाँ से आया, हीरा कहाँ से आया, ये हीरा हीरा मत करो, ये कहाँ से आया ये हम बाद में पता कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक शरबत में जहरीले मंत्र डालूंगा और राजा सूरज और राजकुमार रतन को पिलाऊंगा।
वो तुरंत नहीं मरेंगे, कुछ दिनों बाद बीमारी से मरेंगे। हाँ तो ठीक है, 3 दिन बाद जनता का दरबार लगेगा, तुम साधु के भेष में आ जाना, ठीक है? राजकुमार अशोक ने एक सैनिक को अर्जुन की लाश उठाने का आदेश दे दिया था। सैनिक अर्जुन की लाश को समंदर में फेंक आए और समंदर की लहरें अर्जुन के शरीर को अनजान दिशा में बहा ले गईं। अर्जुन की लाश समंदर में तैरती रही, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पूरी तरह मरा नहीं था। उसकी सांसों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही सोने की मछली प्रकट हुई। उसकी आंखों से किरणें निकलीं और अगले ही पल अर्जुन वहां से गायब हो गया और सोने की मछली भी वहां से ओझल हो गई। कुछ देर बाद अर्जुन की आंख एक बड़े ही सुंदर नगर में खुली। आंख खुलते ही सामने का दृश्य देखकर वो चौंक गया। उसके सामने एक विशाल महल खड़ा था। हाँ, कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं हूँ? इतना कहकर अर्जुन उस महल के अंदर चला गया। महल के अंदर रंग बिरंगी किरणों के साथ एक परी प्रकट हो गई। ये कहाँ आ गया? क्या मैं क्या स्वर्गलोक में हूँ? नहीं, तुम जीवित हो। क्या? कौन हो तुम? कौन हो? एक परी, वही परी जो सोने की मछली के रूप में थी और जिसने तुम्हें एक अनमोल हीरा भेंट किया था। तुम्हें समंदर में घायल देखा, इसलिए तुम्हें बचा लिया, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। अरे तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ। सब जानती हूँ। तुमने अपना वचन निभाया। तुम वचन के वाकई पक्के हो। तुम राजकुमार के सामने भी नहीं झुके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। वक्त आ गया है कि तुम अब अपना सच जानो। सच जानो? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तुम अपने माता पिता की संतान नहीं हो, तुम राजा सूरज की संतान हो। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है। तुम बरसों पहले उन्हें जंगल में मिले थे। वो निसंतान थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया। बरसों पहले राजा सूरज के महल से तुम्हें चुराया गया था। चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा सूरज का वफादार मंत्री था, जो हमेशा से राजा बनने का सपना देख रहा था, और उसने तुम्हें मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद मंत्री ने राजा सूरज के छोटे पुत्र अशोक और रतन को भी चुराने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। फिर उसने एक नई योजना बनाई और अशोक को भड़काना शुरू कर दिया, उसे भोग विलासी बना दिया। और अब मंत्री एक साधु की मदद से, जो कि एक तांत्रिक है, राजा सूरज और उसके सबसे छोटे बेटे रतन को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहा है। और इस काम में राजा का बेटा अशोक भी शामिल है। उसके दिमाग में मंत्री ने जहर भर दिया है। जब वो राजा सूरज और रतन को रास्ते से हटा देगा, तो फिर मौका देखकर अशोक को भी रास्ते से हटा देगा। 3 दिन बाद वो साधु अचानक से राजमहल में आएगा और एक शरबत राजा सूरज और उसके सबसे छोटे पुत्र रतन को पेश करेगा। तुम्हें जाकर ये सच्चाई उन सबको बतानी है। हो, लेकिन मैं अपनी जान कैसे बचा सकता हूँ? बहुत आसान है। साधु और अशोक तुम्हें गलत ठहराने का प्रयास करेंगे और मंत्री भी तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगा। तुम केवल इतना कहना कि साधु ने कलश से जो शरबत राजा को पेश किया है, वही थोड़ा शरबत साधु भी पीकर दिखा दे। साधु अपने ही पढ़े हुए जहरीले मंत्रों वाला शरबत नहीं पी सकता। अगर वो शरबत खुद पिएगा तो मर जाएगा, और समय आने पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इतना कहकर परी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और अर्जुन वहां से गायब हो गया। अगले ही पल अर्जुन ने खुद को अपने गांव के नजदीक पाया। अर्जुन दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। बाबूजी, माँ, आप दोनों मुझे सच बताइए,
क्या मैं आपकी ही संतान हूँ? सच सच बताइएगा। ये आज तू हमसे कैसी बातें पूछ रहा है? अर्जुन सारी घटना बताते हुए बोला। परी ने मुझसे कहा है कि मैं आपकी संतान नहीं हूँ, बल्कि मैं राजा सूरज की संतान हूँ। बेटा, ये सच है कि हमें तू जंगल में बेहोशी की अवस्था में पड़ा मिला था। हम संतानहीन थे, इसलिए तुझे उठाकर ले आए, पर हमें ये नहीं पता कि तू किसका पुत्र है। अगर उस परी ने कहा है कि तू राजा सूरज का पुत्र है, तो तू उन्हीं का पुत्र होगा। हाँ, तुम्हारे पिता और तुम्हारे छोटे भाई की जान खतरे में है। अब तुम्हारा कर्तव्य है उनकी जान बचाना। बेटा जाओ। 3 दिन बाद राज दरबार में राजा सूरज, मंत्री, राजकुमार अशोक और राजकुमार रतन बैठे हुए थे। तभी वही साधु जो असल में एक तांत्रिक था वहां पहुंचा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है महाराज। आप बहुत ही दयालु हैं। मैं आपके लिए एक ऐसा शरबत लाया हूँ जिसे पीकर आप और आपका छोटा बेटा दीर्घायु हो जाएगा। आप दोनों की उम्र लंबी हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आप राजगद्दी अपने सबसे छोटे बेटे राजकुमार रतन को सौंपना चाहते हैं। इतना कहकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा ओम। और अगले ही पल उसके हाथों में 2 सोने के कलश प्रकट हुए। उसने वो दोनों कलश राजा सूरज और राजकुमार रतन को पकड़ा दिए। राजा सूरज और राजकुमार रतन शरबत पीने ही वाले थे कि तभी अचानक अर्जुन राज दरबार में आ गया। रुकिए, ठहरिए महाराज, रुकिए, ठहर जाइए। जो शरबत आप पी रहे हैं उसमें जहर है। इसे पीकर आप और राजकुमार रतन दोनों अकाल मृत्यु की आगोश में समा जाएंगे। इसे मत पीजिएगा। और तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? समझ लीजिए महाराज, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। बस इसमें जहर है, इसे मत पीजिएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम जानते भी हो ये कितने पहुंचे हुए साधु हैं? हिमालय पर्वत में रहते हैं ये। ये झूठ बोल रहा है महाराज, नादान बालक है। महाराज, आप चाहे तो इस शरबत को किसी और को पिलाकर देख सकते हैं। पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। किसी और को क्यों? जो शरबत तुमने महाराज को पेश किया है, इस शरबत को 2 घूंट तुम पीकर क्यों नहीं दिखाते हो? ये सुनकर साधु चौंक गया। ये बात भी ठीक है। लो, शरबत पीकर अपने आप को निर्दोष साबित करो। लो। महाराज, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं कोई ऐसा साधु नहीं हूं जो किसी की बरगलाई बातों से अपने चरित्र का प्रमाण प्रस्तुत करूं। आप ये शरबत निश्चिंत होकर पीजिए। जो शरबत तुम हमें पिला रहे हो, उस शरबत को तुम्हें पीने में डर क्यों लग रहा है? राजकुमार रतन सिंहासन से उतर गया। ये शरबत लो, पियो। साधु ने शरबत को फेंक दिया। सैनिकों, इस साधु को बंदी बना लो। ठहर जाओ। देखो ये सच है कि इस शरबत में जहर है, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया। ऐसा करने के लिए आपके बड़े पुत्र राजकुमार अशोक और मंत्री ने कहा था। ये दोनों ही आपको और राजकुमार रतन को रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये क्या बकते हो तुम? झूठ बोल रहे हो। मैं बकता नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे मंत्री के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वही परी प्रकट हो गई। पूरा राज दरबार सन्न रह गया। परी सारी बात राजा सूरज को बताते हुए बोली। तुम्हारे राज्य में सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है तो वो तुम्हारा मंत्री है। इसी ने तुम्हारे बड़े बेटे अशोक के मन में जहर भरा, वरना तुम्हारा बेटा बुरा नहीं था। मंत्री डर गया।
और भागने का प्रयास करने लगा। पकड़ लो इसे, पकड़ो, सैनिकों पकड़ो इसे। अगले ही पल परी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और मंत्री और साधु जो तांत्रिक था उनके शरीर में आग लग गई। दोनों जलकर राख हो गए। राजकुमार अशोक नीची नजरें किए खड़ा हो गया। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा पुत्र अर्जुन है। इसे बरसों पहले तुम्हारे ही मंत्री ने चुराने का प्रयास किया था। राजा सूरज ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमारे बेटे, तुम्हें देखने के लिए हमारे आंखें तरस गई। हमें लगता नहीं था कि हम तुम्हें फिर कभी देख पाएंगे। हाँ, हमारा बड़ा बेटा राज्य में लौट आया है। बेटे, बेटे, तुम इस राज्य के असली राजा बनोगे। तुम होगे राजा, तुम। नहीं पिताजी, मैं राजगद्दी अपने भाई अशोक को सौंपना चाहता हूँ। ये सुनकर अशोक चौंक गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। हाँ, क्या, क्यों? मैंने तो तुम्हें मारने का प्रयास किया, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर तो क्या हुआ? तुम मेरे भाई ही तो हो और भाई से गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। अशोक रो पड़ा। पिताजी, रतन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अशोक ने बड़े प्रेम और इज्जत से अर्जुन को सिंहासन पर बैठाया। जमींदार भी राज दरबार में खड़ा था। अब मुझे भी क्षमा कर दो। जमींदार मुस्कुराता हुआ चला गया। परी रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गई। अर्जुन राजा बन गया। न्याय, सत्य और वचन की शक्ति ने ही अर्जुन को सिंहासन तक पहुंचाया और उसी दिन से ये राज्य अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ चला था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।